तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है. So my dear students, I'm back with another MIQ and that is from The Making of a Scientist, जो कि आपकी बुक से गिवन है, Footprints Without Feet. यार ये वो चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि there is no boundaries. आपको ना सक्सेस की कोई एज डिफाइंड नहीं होती, बस आपको मन में ठानना है कि हाँ मुझे ये करना है और इस टाइम के पहले करना है एंड here we go. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही पैटर्न होने वाला है अपना यार, ठीक है. सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी 2 से 3 मिनट में. आप सभी ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो वाह वाह कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं. सो यार 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे ही कूदते घूम रहे होते हैं, कूदते हैं घूम रहे होते हैं, ऐसे पहुंचते पहुंचते गांव के एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है. आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी ऑलरेडी. सो फिर क्या हुआ, वहां पे 2 छोटे बच्चे थे, एक की एज 10 साल थी, दूसरे की एज 7-8 साल थी, है ना, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है. उसके बाद क्या होता है, दोनों खेलते खेलते एक जो बड़ा वाला बच्चा होता है, यानी 10 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो गलती से उस कुएं के अंदर जाकर गिर जाता है, ठीक है भाई. अब वो बच्चा गिर गया. अब उस 7 साल के बच्चे के अलावा वहां सराउंडिंग में कोई आसपास दूर दूर तक नहीं था. अब ये देखने के बाद वो जो छोटा बच्चा है 7 साल का, वो पूरी एफर्ट्स करता है, आजू बाजू में देखता है, उसको हेल्प करने के लिए लकड़ी रस्सी जो मन पड़े वो लेकर आता है, और बहुत सारी संघर्ष के बाद वो 10 साल के बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है, ठीक है भाई. अब क्या हुआ, दोनों बाहर निकले, पूरा गीला गीला, दोनों गीले गीले, ऐसे पहुंचते पहुंचते अपने घर तक बाहर पहुंचे. सभी लोग इकट्ठा हो गए, हाय क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, कैसे भीग गए, कैसे गीले हो गए. उसके बाद वहां पे वो जो बच्चा बोलता है, कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता. तो 7 साल का बच्चा पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे खेल रहे थे, गलती से ये 10 साल का जो बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है, और उसे 7 साल के बच्चे ने बचा लिया. सभी उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, मजाक कर रहे हो क्या, तुम इतने छोटे होकर इतने बड़े को कैसे बचा सकते हो, हम नहीं मानते. तो यार यहाँ पे आपको एक बात नोटिस में रखनी है कि आपकी सफलता आपकी उम्र देखकर नहीं आती, बस हौसला होना जरूरी है. यानी 7 साल के बच्चे ने अपना दी बेस्ट इसीलिए दिया क्योंकि उसके आसपास कांटे बोने वाले लोग मौजूद नहीं थे. उसने अपना वो पूरा 100% दिया और सारे एफर्ट्स करने के बाद उस 10 साल के बच्चे को बचा पाया, क्योंकि वहां उस जगह उस कुएं के पास तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा. तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम नाटे हो, तुम पतले हो, तुम बुद्धू हो, तुम बोरिंग हो, कहने वाला कोई नहीं था. इसीलिए वो बच्चा अपना दी बेस्ट करके उस 10 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो छोटा हो एज में, चाहे वो बड़ा हो एज में, वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है. जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आएगी, जितना आलस करोगे उतनी सफलता दूर जाएगी. समझ में आया? तो अगर आपको ये समझ में आया तो भाई साहब चैट बॉक्स में लिख देना, क्या लिखना है, फ्लिकर, ठीक है भाई. चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. आज का जो स्टोरी है, आज के जो MIQ हैं वो भी इसी पे बेस्ड है कि कैसे एक छोटा बच्चा बचपन से अपनी एम की तरफ लगातार प्रयत्न करता है, मेहनत करता है और उस चीज को हासिल कर लेता है, जिसको हासिल करने के लिए लोग लंबे लंबे साल इंतजार करते हैं. इट्स ऑल अबाउट सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी अगर आपने उस लेवल की तैयारी की हो, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले कर लेंगे MCQs, उसके बाद हम लोग कर लेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स. यार अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स में भी क्या ढूंढ रहे हो कि मजा आ जाए. अरे बच्चा लोग, जब बोर्ड्स का पेपर सामने आएगा तो किसने उछल कर पढ़ाया, किसने कूद कर पढ़ाया, किसने डांस कर कर पढ़ाया, ये सब मैटर नहीं करेगा. ये मैटर करेगा कि आपने आंसर लिखना सीखा कि नहीं, आप आंसर लिखकर आ पाए हो कि नहीं. अगर टीचर आपको 100% दे रहे हैं ना यार बेटा,
तो आपको 200% देना है अपने एग्जाम्स में, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि आपके जैसे ना जाने कितने एस्पायरेंट्स 10th का बोर्ड देंगे, उसमें अपीयर होंगे, राइट। चलिए अब जल्दी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म पे आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म पे आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैं कह सकती हूँ एक्सट्रैक्ट के फॉर्म पे आ सकता है। एक्सट्रैक्ट के फॉर्म पे यानी 3-4 लाइनें दी होंगी, उसमें से कुछ सिनोनिम्स पूछा जाएगा, उसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आप भी मेरे साथ साथ इसके आंसर्स देते चलिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बालक है, क्या नाम है उसका, कुछ चंदन कुमार करके कोई बालक है, जिसको बड़ी आपत्ति है कि माया मैम आप अपने क्वेश्चन के साथ आंसर लेके आ जाते हो, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उसकी बात दिमाग में रख के, सिर्फ उसकी नहीं यानी उसके जैसे बच्चों की, जो बस पढ़ना नहीं है, बस नुस्खे निकालने हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा वैसा, ध्यान में रख के भाई हमने आंसर सब कर दिए हैं रिमूव। एक और चीज़ थी, देयर वाज अ नेम अक्षय, एक बच्चा है वो आर्ग्यूमेंट करने लग रहा था, आर्ग्यूमेंट नहीं ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि मैम आपने जो चैप्टर करवाया था मिशबल द ऑटर, उसमें जो उसके डॉग का नाम था वो जॉनी था, जेनी नहीं था। तो बच्चों अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो आएगा जेनी, और आपका जो बुक दिया हुआ है उसमें आएगा जॉनी, ठीक है, जेनी जॉनी, क्लियर, ठीक है भाई अक्षय। चलो ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? आखिर कौन से भाई साहब ने ये जो बुक है, इसमें ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वो लिखा है? H.G. वेल्स ने लिखा है। ये तो आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा पर्सनली। अगला है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, या फिर रस्किन बॉन्ड, या फिर गाय दे मॉपासा, है ना। मॉपासा ने नहीं लिखा है, मॉपासा एक फ्रेंच राइटर है। उसके अलावा रस्किन बॉन्ड तो हमेशा कुछ बहुत ही एडवेंचरस, फनी, क्यूट सा, नेचर संबंधित लिखते हैं। उसके बाद बात की जाए रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की, तो हाँ आप ये बोल सकते हो कि रॉबर्ट इसके राइटर हैं। तो मुझे लगता है मेरे बताने से पहले बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे चुके हैं। सो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लिखने वाला जो सज्जन पुरुष है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है बच्चा, ओके सही है। चलिए इतना क्लियर है, क्या याद रखेंगे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को लिखने वाला पर्सन। आगे चलिए, इट वॉज हिज फैसिनेशन, यानी ये उसकी फैसिनेशन है। फैसिनेशन किसी चीज को चाहना, ये मेरी फैंटेसीज है, ये मेरा फैसिनेशन है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, आकर्षित हूँ, बहुत ज्यादा अल्योर हूँ, मेस्मराइज्ड हूँ, अट्रैक्टेड हूँ, ये मेरी फैसिनेशन है, मुझे इससे बड़ी खुशी मिलती है कर कर। That opened the world of science to him. It was his fascination for बिल्ली, ठीक है, बिल्लियों को कलेक्ट करने का, डॉगीज को कलेक्ट करने का, चिड़िया को कलेक्ट करने का, या फिर बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का। तो अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो ये पूरे चैप्टर में बटरफ्लाईज का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। ये पूरा जो चैप्टर है ये बटरफ्लाई के ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे उन्होंने ये देखा कि बटरफ्लाई की भी अलग अलग सेल वर्क करता है, ठीक है, क्या रीजन है बटरफ्लाईज इतनी अलग अलग ब्यूटीफुल सुंदर क्यों दिखती हैं, ये सारी चीजें, कैटरपिलर, बटरफ्लाईज, एवरीथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाई, यानी उनको बटरफ्लाईज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, जिसकी वजह से उनके लिए साइंस की दुनिया में एंट्री हुई। टा 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 टा, ओके, यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो जूलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है, जूलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है। हमने मिशबल द ऑटर में पढ़ा था जूलॉजिस्ट वर्ड, यहाँ पे भी जूलॉजिस्ट का ही वर्क है, ठीक है, एज अ साइंटिस्ट, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, एट व्हाट एज, कौन सी उम्र में डिड ही इन्वेंट द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, यानी कि इन्होंने कौन सी उम्र में इन्वेंशन किया, पता किया कि जो सेल है वो किस तरह से काम करते हैं। बायो का टर्म है, आपने बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे भी बस हम एज अ स्टोरी याद रखेंगे। 20 की उम्र में,
21 की उम्र में, 22 की उम्र में या 24 की उम्र में? दिमाग दौड़ाओ, कहाँ था आंसर? 20 था, 21 था या 22 था? तो यार आंसर होगा 22 वर्ष। 22 में, 22 की एज में हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने कमाल कर दिया था, एकदम बवाल मचा दिया था पूरे साइंस इंडस्ट्री में, ठीक है। बहुत ही छोटी उम्र में इतनी उपाधियां उनको मिली थी। इतना क्लियर है बच्चा? सो ऐसे करके आप कनेक्ट कीजिएगा एज 22 सेल वर्क इन्वेंट, यानी थ्योरी ऑफ सेल वर्क, कि जो सेल वर्क है वो कैसे काम करता है ये उन्होंने पता किया था। What was he fond of, यानी कि उनको सबसे प्रिय क्या था, सबसे ज्यादा वो किस चीज को चाहते थे? लाइक फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पिरिचुअल, आई एम फॉन्ड ऑफ शिव जी, है ना। तो वो कैसे थे? वो थे भाई, किससे थे? देखो जल्दी से, बास्केटबॉल में थे, कलेक्टिंग थिंग्स में थे, बेसबॉल में थे या नन ऑफ अबव में थे? अब याद करो, जब वो बचपन में छोटे थे तो वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक रखते थे। तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग थिंग्स। बहुत सारे बच्चों को ना सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो कट करके कलेक्ट करने का मन होता है। बहुत सारे बच्चों को कलरफुल टाइज होती है वो रखने का शौक होता है। बहुत सारे बच्चों को रंग बिरंगी क्या होती है वो तितलियों का वो विंग होता है शायद जो गिर जाता है, वो कलेक्ट करने का शौक होता है। बहुत सारे बच्चों को फूल कलेक्ट करने का, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का। ऐसे ही हमारे जो ऑथर है वो हमेशा से बचपन में चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की चाहत थी उनके अंदर। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर कि मैं क्या चीज़ कलेक्ट कर लूँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टिंग थिंग्स, यानी कि उनको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक था। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उनकी मम्मा उनको किस तरीके से मदद करती थी, हेल्प करती थी उनके ड्रीम तक पहुंचने के लिए? तो उनकी मम्मी क्या करती थी? उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी ताकि वो अलग अलग जगह से नई नई चीज़ें सीखे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली कहीं जाकर नहीं सीखोगे, तब तक आप जब तक किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहीं पे मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ, पर अगर मैं आपको इस जगह पे लेके जाऊँ, इस स्टोरी की जगह पे लेके जाऊँ जहाँ पे पीटरसन के बारे में बताया हो, रॉबर्ट के बारे में बताया हो, आप बहुत जल्दी सीखोगे। सपोज मैं आपको वर्बली स्टोरी नरेट कर रही हूँ और मैं आपको कोई मूवी दिखा दूँ वीडियो के फॉर्म पे, तो आप वो वीडियो को ज़्यादा याद रखोगे कंपेयर टू मेरी वर्बल स्पीकिंग से, ठीक है। Bought him telescopes and microscopes, encouraged him to learn and all of the above. उनकी मम्मा उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनकी मम्मा उनको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दे दिया कि मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट है, तो टेलीस्कोप से वो सारी चीज़ें देख ले और माइक्रोस्कोप से पूरा जो भी सेल कैसे वर्क करते हैं, क्या नहीं है, कैसे है, वो सारी चीज़ें समझ ले। उसके अलावा उनकी मम्मी हमेशा उनको मोटिवेशन देती आई हैं। कैसा मोटिवेशन? यस, यू कैन डू इट। अगर बचपन से मम्मी पापा अपने बच्चों को ना किसी रिजल्ट में ना थोपे ना यार, तो मम्मी पापा ना एक कमाल की चीज़ है। मम्मी पापा वो पिलर होते हैं बच्चे की लाइफ में जो आपको यहाँ से ऊपर तक लेके जाने का रास्ता बता सकते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही हमारी जो ऑथर है उनकी मम्मी कमाल की थी, हमेशा उनको मोटिवेट करती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ऑप्शंस राइट हैं। ये सारी चीज़ें उनकी मम्मी उनके लिए किया करती थी। हाउ मैनी स्पीसीज, यानी कि कितनी प्रजातियाँ थी, कितने टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज थे उनके पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कितनी थी? 20 थी, 21 थी, 24 थी कि 25 थी? बोल बे कितनी थी? हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड, यानी कि सेकेंड ग्रेड, ग्रेड मतलब क्लास होता है, ठीक है, कक्षा। हाउ मैनी स्पीसीज, यानी कितनी प्रजातियां थी उनके पास बटरफ्लाई की सेकेंड ग्रेड तक आने के तक? कितनी कलेक्ट कर ली थी उन्होंने? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, 20 थी, 21 थी, 24 थी, 25 थी। तो आंसर क्या होगा? 25, 25, ठीक है यार, 25। तो सेकेंड ग्रेड तक
सेकेंड क्लास तक उनके पास 25th स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई थे। ठीक है भाई, कितने थे? 25 सेकेंड ग्रेड स्पीसीज। ओके, व्हेन डिड ही गेट अ हिंट ऑफ रियल साइंस? उनको एक्चुअल कब समझ में आया कि रियल साइंस क्या होता है? जो आज तक वो सोच रहे थे वो तो एक नॉर्मल स्टार्टिंग थी, बट जब वो रियल, उनको कब आइडिया लगा, उनको कब हिंट लगा कि रियल साइंस क्या होती है? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने 9 टाइम्स SSB एग्जाम दिया था, उसके पहले आई वॉज लाइक ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश कोई बहुत मदर लैंग्वेज थोड़ी है, मदर टंग थोड़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। बट जब मैंने 9 बार SSB का एग्ज़ाम दिया, तब जाके समझ में आया कि इंग्लिश ना बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, आपके सपनों को, आपके गोल को अचीव करने के लिए। बिना इंग्लिश के यू कैन नॉट सर्वाइव इन SSB इंटरव्यू, बिकॉज वहाँ पे A से लेके Z तक पूरा इंग्लिश ही होता है। तो वैसे ही हमारे ऑथर को कब लगा कि रियल साइंस क्या होता है, उसका आइडिया कब मिला उनको? जब वो 7th ग्रेड में थे, व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, या फिर व्हेन ही लॉस्ट, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्या होना चाहिए? जब वो 7वीं क्लास पे थे, ठीक है, और जब वो एक फेयर में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, पार्टिसिपेट किया था, और जब वो हार गए थे। तो ये तीनों ही चीज़ें थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जब वो 7वीं कक्षा में थे, एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेशन किया था और हार गए थे। व्हेन ही लॉस्ट, वो साइंस फेयर में कुछ नहीं आए थे, वो हार गए थे। तब जाके उनको एक आइडिया लगा, एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या होता है, कि रियल साइंस की परिभाषा क्या होती है। इतना क्लियर है? चले आगे बढ़ेंगे। When did he find the cause of a viral disease common among caterpillars? यानी कौन सी ऐसी बीमारी थी जो कैटरपिलर को लग रही थी? कौन सी क्लास में आके उन्होंने पता किया? तो 7th में तो वो हार गए थे, he lost, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस पार्टिसिपेट करूंगा अगले साल फिर, यानी जब वो 8th ग्रेड में आए। इस बार उन्होंने टॉपिक क्या उठाया? उन्होंने टॉपिक उठाया कि वो कैटरपिलर की होने वाली डिजीज, यानी कि ऐसी कौन सी समस्या है जिससे बहुत सारे बटरफ्लाईज इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो कौन सी क्लास में उन्होंने पता किया था? 7th ग्रेड में तो वो हार गए थे, 8th ग्रेड में उन्होंने ये पता किया था। क्या पता किया था बेटा? कि कैटरपिलर में कॉमन वायरल कौन सा है। सो यू कैन से दैट द राइट आंसर इज 8th ग्रेड। क्लियर है? ओके है? आया समझ में? ठीक है बच्चा, आ गया समझ में? चलेंगे, याद रखेंगे ना कब पता किया था कैटरपिलर के बारे में डिजीज? 8वीं कक्षा में, जब वापस उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, साइंस फेयर में वापस से। ठीक है, चलें आगे। ओके, डैश इज अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसमें से वो कौन सी चीज है जो ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ है? कैसे याद रखोगे? कोविड आया था, है ना? कोविड में क्या कर रहे थे? आरएनए बदल रहे थे, है ना? किसमें? आपके डीएनए में बदलाव कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। तो क्या है ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ? डीएनए। कैसे पता करेंगे कि ये इसका बच्चा है, ये उसकी बच्ची है, ये उसका है, ये उसका है? तो इसमें से क्या है वो आंसर? डीएनए के थ्रू। डीएनए के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या जल्दी बताइए कि कैसा प्रोसीजर है। आपने ये डीएनए के बारे में भी बायो में पढ़ा होगा, डीएनए के बारे में बायो में पढ़ा होगा कि ये एकदम रेप्लिकेट होता है। अगर सपोज कीजिए कोई फादर है, तो उस फादर का डीएनए मैच करेगा उसके बच्चे के साथ, उसके बेबी के साथ। क्लियर है? उसके बेबी के साथ। तो वो क्या इंपॉर्टेंट है? डीएनए। तो चाहे वो एनिमल हो, तो चाहे वो हमारे ह्यूमन हो, सब में डीएनए से ही पता चलता है। और यू कैन से दैट जो डीएनए है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है फॉर लाइफ। ठीक है, चले
आगे चलते हैं. व्हाट डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. अपने बालक टाइम पे, बालावस्था में वो क्या जमा करते थे? कॉइन जमा करते थे, रॉक्स जमा करते थे, ऑल ऑफ अबव या फिर बटरफ्लाइज. अभी मैंने आपको बताया था सेकेंड ग्रेड आने तक अपने भाई के पास से 25 अलग अलग टाइप ऑफ बटरफ्लाइज. तो क्या जमा करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बटरफ्लाइज. क्लियर है? चलिए आगे देखिए. वेयर डिड ही कम फ्रॉम. कहां से आए थे? वेयर डिड ही कम फ्रॉम? रीडिंग, ऑक्सफोर्ड, लंदन या फिर नन ऑफ अबव. सो यू कैन से रीडिंग, ऑक्सफोर्ड, लंदन, नन ऑफ अबव. सो आंसर इज, ये एक जगह का नाम है भाई. हाँ जी, ये एक जगह का नाम है. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये. ठीक है, चलिए. He tried to grow dash in the presence of betties. ठीक है, सो ऐसा क्या चीज था? बटरफ्लाई, कैटरपिलर, रैट्स और स्नेक्स. सो ही ट्राई टू ग्रो डैश इन द प्रेजेंस ऑफ बेटीज. ठीक है, बटरफ्लाइज ही होगा मेरे ख्याल से. ठीक है, सो आंसर क्या है? बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, रैट और स्नेक्स. सो ये वो वाला डिजीज है जो कॉमनली इन लोगों के अंदर ट्रांसफर, कॉमन, वायरल हो रहा था. ठीक है, वायरल हो रहा था. सपोज कीजिए कोविड था, वो ऐसे ड्रॉप से, एयर ड्रॉप के थ्रू जा रहा था. यू कैन से स्पिट का वो ड्रॉप जो होता है उसके थ्रू जा रहा था, एयर बबल के थ्रू जा रहा था. तो वैसे ही यहाँ पे जो अपना ऑथर था वो कैटरपिलर को इस वाली डिजीज, इस वाली चीज को रख के देखना चाहता था कि ये जो कैटरपिलर्स हैं जब ये ग्रो कर रहे हैं तो क्या उनमें वो डिजीज आएगी. तो उन्होंने ये किया कि बेटीज के प्रेजेंस में कैटरपिलर को ग्रो करना शुरू किया ताकि वो देख सके कि ये वर्क कैसे करता है. अभी हाल फिलहाल आपने एवतार देखा होगा, यानी हिंदी में अवतार, इंग्लिश में एवतार, है ना. तो उसमें क्या था? उन लोगों ने उस एवतार यानी डिस्गाइज पीपल की पूरी क्वालिटीज अपने अंदर क्या किया? इंजेक्ट किया और वो वैसे ही दिखने लग गए. ठीक है, क्लियर है? तो बस दिस इज ऑल अबाउट. आगे चलें. What did he realize was necessary for winning a prize at fair? ऐसी वो कौन सी चीज थी जो उनको लगा कि यार जीतने के लिए ना उन्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. ये कैटरपिलर है, ये बटरफ्लाई है बोल के काम नहीं चलेगा. कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसीजर है वो पूरा बताना, यानी एक्सपेरिमेंट करना, किसी चीज को प्रूव करना आपको विनर बना सकता है. तो उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड ही रियलाइज वाज नेसेसरी फॉर विनिंग अ प्राइज. अगर आपको जीतना है तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा जो बाकी लोगों ने अभी तक नहीं किया है. और फिर क्या किया इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और 8th ग्रेड में वापस पार्टिसिपेट किया और प्राइज जीते, है ना. फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, डजंट मैटर. आपने मेहनत की, आपको उसका रिजल्ट मिला. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट, यानी कि कैसे कैटरपिलर को अटैक किया बेटीज ने, वो वाला पूरा प्रोसीजर. ठीक है, चलिए आगे देखिए. विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स. इनमें से वो कौन सा बटरफ्लाई है जिनको जो बर्ड हैं वो खाना पसंद नहीं करते? वाइसरॉय, मोनार्क, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव या फिर कौन सी? अब आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि वाइसरॉय, मोनार्क एक अलग अलग टाइप ऑफ क्या है? बटरफ्लाइज की स्पीसीज है, प्रजाति है. ठीक है, विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय, यानी मोनार्क थोड़ी सी कड़वी कड़वी होती थी, इसीलिए जो बर्ड्स थे वो उनको खाना पसंद नहीं करते थे. और जो वाइसरॉय टाइप ऑफ बटरफ्लाइज थे वो मोनार्क जैसे दिखने की फुल एक्टिंग करते थे, फुल कोशिश करते थे कि बस जैसे भी वो दिखने में मोनार्क एक जैसे हो जाएं ताकि उनको बर्ड अपना बेट, अपना शिकार ना कर पाए, उनको ना खाए. सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. अब Where did he graduate from? ऑथर की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? ऑक्सफोर्ड से हुई, येल से हुई, हार्वर्ड से हुई या फिर कहाँ से हुई? ऑक्सफोर्ड से, येल से, हार्वर्ड. तो
आपने जब पढ़ा ये चैप्टर तो उनकी जो भी एडुकेशन हुई है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। वहाँ पे इनको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लैब में काम करने का भाग्य मिला, सौभाग्य मिला। और ऐसे धीरे धीरे आप ना एक स्टेप बढ़ाइए, सामने वाला 10 कदम बढ़ाता है। यानी कि आप थोड़ी सी तो शुरुआत कीजिए किसी गोल को अचीव करने के लिए, आसपास की चीज़ें एकदम कमाल करती हैं। देयर वाज अ डायलॉग कि मैंने तुम्हें पाने की इतनी शिद्दत कोशिश की है कि तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए सारी कायनात उसमें लग गई। थोड़ा मैंने भाव चेंज कर दिए, एडजस्ट विद दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। आई होप इसके बाद आपके माइंड में कोई भी ऐसा कोई कंसर्न या कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब आगे चलते हैं शॉर्ट टाइप में। तो यार ये आएगा 3 मार्क्स में। अच्छा, एक बच्चा था जो मुझे कह रहा था कि हमारी स्कूल की मैडम कहती है कि 3 लाइन इनफ नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड्स में आपकी स्कूल की मैडम चेक नहीं करेंगी, वहाँ पे वर्ड लिमिट मैटर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे, मार्क्स काट दिए जाएंगे, मार्क्स काट दिए जाएंगे। आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपके आंसर प्लॉट करने हैं। तो अगर 3 मार्क्स है तो आप 30 से 40 वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। आपकी स्कूल मैम अभी आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये भी समझिए कि बोर्ड्स में जब पेपर चेक होता है तो वर्ड लिमिट के हिसाब से होता है। अगर आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में अपने आप को ये बोलती हूँ, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है, कैसे आंसर लिखोगे? सबसे पहले नो योर क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन को समझिए कि कहना क्या चाहता है, प्लस है, पॉजिटिव पॉइंट मांग रहा है या फिर नेगेटिव पॉइंट मांग रहा है। कई बार लिखा नेगेटिव होता है, हम पॉजिटिव कराते हैं, कई बार लिखा पॉजिटिव होता है और हम नेगेटिव कराते हैं। तो 3 मार्क्स में आएगा डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट कितनी है? 30 से 40 वर्ड्स होती है। अब मुझे लगता है इसके लिए 3 लाइन 4 लाइन इनफ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। डू यू थिंक रिचर्ड्स mother was too indulgent when she bought him things like cameras, telescopes, microscopes? Give 2 reasons to support your answer. ठीक है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो रिचर्ड की मदर है, यानी जो अपने रिचर्ड की मदर हैं, वो क्यों इतनी सपोर्टिव थी? क्योंकि यार हर मम्मी चाहती है उनका बेटा, उनका राजा बेटा जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे लोग तालियां बजाएं उस बच्चे के लिए। हर एक मम्मी पापा का यही ड्रीम होता है। कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहते मेरा बेटा चोर बने, मेरा बेटा क्रिमिनल बने, मेरा बेटा ऐसे ही, है ना। हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। इसीलिए रिचर्ड की मम्मी भी उनके लिए हमेशा से अच्छी चीजें चाहती थी। यस, सर्टेनली रिचर्ड्स मदर वाज कंसर्न्ड अबाउट हर सन्स फ्यूचर। ही वॉज द सेंटर ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी मम्मी की लाइफ में उस बच्चे के अलावा और कोई होप ही नहीं था। सब कुछ वो बच्चा ही था। She did all that was there in her capacity to help Richard in his fears. यानी कि उनकी जो मम्मी थी वो सभी चीज़ करती थी उनकी कैपेसिटी, इन शॉर्ट उनके अकॉर्डिंग वो जितना भी एफर्ट्स कर सकती हैं वो पूरा फुलफिल करने की कोशिश करती थी। ठीक है, he carried on with his experiments. Because his mother arranged for telescope, microscope, this way he was able to learn a lot. तो क्या हुआ, जो भी बच्चे को लगता था, जैसे सपोज कीजिए ना, आप एक जिंदगी का आयरनी देखिए। बिफोर कोविड फोन मत चलाओ, लैपटॉप नहीं यूज करो, आईपैड यूज मत करो, टैबलेट यूज मत करो। आफ्टर कोविड ये वही पेरेंट्स हैं जो आपको न्यू गैजेट्स ला के दे रहे थे पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब समय का टाइम होता है। पहले बिफोर कोविड टीचर आपका फ़ोन जेब में रख लेती थी, और आफ्टर कोविड
फोन पे ही आपके क्लासेस चल रहे हैं, फोन पे ही आपकी पढ़ाई चल रही है ना. सो इट्स ऑल अबाउट वक्त. वक्त की बात है, वक्त को वक्त दीजिए और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता. ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स से मैंने आपको बता दिया है. यस सर्टेनली रिचर्ड की मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए, और वो उनकी ज़िंदगी का आंखों का तारा था. उनकी ज़िंदगी पूरी उस बच्चे के आसपास ही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे. वो बहुत छोटी उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी रिचर्ड के फादर की डेथ हो गई थी. तो वो जितना अपने बच्चे के लिए कर सकती थी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैलिबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें करती थी ताकि उनके बच्चे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो. ही कैरिड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स. वो अपने जो प्रयत्न हैं, अपनी कोशिशें हैं, वो करते रहे, और फाइनली इस तरीके से वो सीखे साइंस की दुनिया के बारे में कि एक्चुअली कैसे सेल वर्क करता है, कैसे साइंस ग्रो कर रहा है, और सारी चीज़ें. ठीक है, इतना पॉइंट लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. Suggest two ways by which you feel scientific temperament can be developed in a child. यार जो साइंटिफिक, जैसे आप उनकी बात, इसाक की बात करते हैं, एल्बर्ट की बात करते हैं, आइंस्टाइन की बात करते हैं, और बहुत सारे, माइकल जॉर्डन की बात करते हैं, कर्नल हार्लिन सेंडर की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं. इन सभी ने ना यार बहुत टफ सिचुएशन में अपने आप को सक्सेस तक पहुंचाया है. इट्स ऑल अबाउट आपके पास कितने रिसोर्सेज है मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. Scientific temperament in a child is already there. The need to cultivate, यानी कि सभी टैलेंटेड होते हैं, सभी के पास एक स्पेशल क्वालिटीज होती है, बस उसको पुश करने की ज़रूरत होती है, उसको किक की फील कराने की ज़रूरत होती है कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में होना चाहिए. राइट. सो साइंटिफिक टेम्परामेंट इन अ चाइल्ड इज ऑलरेडी present ना, is already there. The need is to cultivate scientific attitude in child right from his childhood. ऐसा बोला जाता है बचपन 2 से 6 की जो उम्र होती है उसमें बच्चा जितना डेवलपमेंट करता है, जितनी फास्ट से ग्रोथ करता है, उतना अपनी यंग एज, एडोलसेंस, टीनेज में नहीं करता. 2 से 6 की जो उसकी उम्र होती है वो बहुत ही क्विक लर्न करने की उम्र होती है, बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है. Attitude in child right from childhood. His curiosity to know about the strange things will learn new things should always be encouraged. यानी कि हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानना, लर्न करना, समझना, हमेशा उसको और चीज़ों को जानने के लिए एनकरेज करता था, मोटिवेट करता था. तो यू कैन से दैट कि बचपन से ही कुछ नई चीज़ों को समझना, नई चीज़ों के बारे में जानना आपको और ज़्यादा पुश करता है, अपलिफ्ट करता है नई नई चीज़ों को जानने के लिए. सो साइंटिफिक टेम्परामेंट इन अ चाइल्ड इज ऑलरेडी देयर. द नीड इज टू कल्टिवेट साइंटिफिक एटीट्यूड इन चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. हिज क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट स्ट्रेंज थिंग्स, विल टू लर्न न्यू थिंग्स शुड ऑलवेज बी एनकरेज. अगर कोई बच्चा किसी न्यू चीज़ के बारे में जानने की जिद करता है तो इंस्टेड ऑफ डांटना, इंस्टेड ऑफ उसे मारना, रोकना, टोकना, आप एज अ पेरेंट्स उसको सपोर्ट कीजिए. अगर वो कह रहा है कि ये झूला ऐसे गोल क्यों घूमता है तो आप उसको बताइए. अगर वो कहता है कि ड्रैगन जुक 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 क्यों जाता है तो आप उसको ज़रूर बताइए. अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप खुद रिसर्च करके पढ़कर ज़रूर बताइए, पर उसको अरे अरे हटो हटो हमसे मत पूछो ये मत बोलिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. डू यू थिंक वी ऑलवेज नीड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑल साइंस एक्सपेरिमेंट्स? Why and why not? तो क्या आपको लगता है कि हमें हर एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ही ज़रूरत होती है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नो, नॉट रियली. अब सपोज कीजिए मैं आपको बाहर लेकर गई, ठीक है, ओपन एरिया में, वहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है, फिर मैं आपको कहीं बीच पे लेके गई, मैंने कहा वेव्स पहले आपके पास आ रही है फिर वापस लौट रही है. फिर मैंने आपको कहा कि हम ऐसे बैठे हैं और मैंने बॉल को ऐसे ऊपर उछाला और वो नीचे आ रही है.
सही बात है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। वी हैव सीन मेनी अ टाइम्स that the great scientists have lead to great discoveries and inventions using crude and raw instruments which have brought changes all over the world। यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी चीज़ को हेंस प्रूफ करने के लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं वही उसका कारण बन जाती हैं। अब सपोज कीजिए न्यूटन ऐसे बैठे थे, अब एप्पल नीचे ही रहा, किसी ने कैच किया, तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं था ना यार, है ना। तो बस वैसे ही, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी नीड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट वंडर्स। सो वो कहीं पे कभी भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको आज आंसर समझ में आ रहे होंगे। और जो बच्चे कह रहे थे ये चलो कोई बात नहीं। Richard's mother was his companion and spent a lot of time with him. A parent should try to be companion to a child. Justify. तो यार क्या है, बच्चे के सपोर्ट में हमेशा साथी बन के रहना चाहिए, मम्मी पापा को दोस्त भाई बन के रहना चाहिए, ताकि जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो बच्चा उनको खुलकर शेयर कर पाए, बच्चा उनसे कटे नहीं, बच्चा उनको सामने से आके बताए कि हाँ मम्मा ये प्रॉब्लम है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ जी बेटा, ओके। सो यार इसका आंसर क्या होगा? ओके बेटा, सो यस, आंसर क्या होना चाहिए कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए एक साथी की तरह पे वर्क करना चाहिए। यस, रिचर्ड्स मदर वाज हिज ट्रू फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम। यानी कि उनकी मम्मा ने हमेशा उनको हेल्प किया, हमेशा उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी, कोई डिफ़िकल्टी लगी तो कोई बुक ला के दे दी, कोई रिसर्च करना है तो टेलीस्कोप, कहीं मूड फ्रेश करना है तो ट्रिप पे ले गए। तो ऐसे कर कर उनकी मम्मा ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, एक कंपेनियन होने का, एक साथी होने का। यस, रिचर्ड्स मदर वाज हिज ट्रू फ्रेंड हु हेल्प्ड इन ऑल स्टेप्स ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। यानी देयर इज अ डायलॉग कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का रोल होता है। अब वो किसी की फ्रेंड हो सकती है, किसी की मदर, किसी के फादर, किसी के बेस्ट फ्रेंड, पर ज़रूर किसी का साथ होता ही है। इट इज़ नेसेसरी टू बी अ फ्रेंड टू अ चाइल्ड देन बी पेरेंट। यानी एक बच्चे का दोस्त बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू स्ट्रिक्ट मदर, फादर, पेरेंट्स। एज अ फ्रेंड we can understand his problems better that he is facing because we also gone through all this in our teenage years। यानी कि अगर फादर और मदर अपने बच्चों के साथ एज अ साथी, एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन बनकर रहेंगे तो दोनों की जो सिंक्रोनाइजिंग है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी कंपेयर टू रूड डूड, उठ जाओ, बैठ जाओ, नाचो, पढ़ो, ऐसे नहीं। बहुत ही फ्रेंडली नेचर होना चाहिए पेरेंट्स का बच्चों के साथ। और वो सभी बच्चे जिनके मम्मी पापा ने उनके साथ बहुत बढ़कर हमेशा सपोर्ट किया, वही हमेशा रॉक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी ये वही बुक है जो उनकी मम्मा ने उनको लाके दी थी। Ignited Richard's curiosity in butterflies further. Do you think sometimes people or things around us can act as a catalyst to shape our lives? Explain how. तो यार ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे you have to understand, जहाँ पे you have to, ओके बेटा। सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, the book The Travels of Monarch X ignited Richard's curiosity in butterflies further. Do you think sometimes people or thing around us, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत हताश और परेशान हो जाते हो और सामने वाले से बात करके आपको एक ना वो होप मिल जाती है, रे ऑफ होप, यानी उस छोटी सी आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में स्पार्क लाने के लिए काफ़ी होता है। तो वही चीज़
मोनार्क एक्स ने की अपने ऑथर रिचर्ड की जिंदगी में। रिचर्ड वॉज बोर्ड विद बटरफ्लाइज, यानी कि जो रिचर्ड थे वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर करके एकदम पिस्ड ऑफ हो गए थे। उसी टाइम उनकी मम्मी एक बुक ला के देती हैं, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, टू रीड एंड एंजॉय हिमसेल्फ। वो सिर्फ उनको पढ़ने के लिए, थोड़ी और डिटेलिंग जानने के लिए वो गिफ्ट करती हैं। उस बुक को रीड करने के बाद ही स्टडीड द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. It opened the world of science to him. Truly, some people can be a source of inspiration to us because they play the role of catalyst, game changer, to ignite our inner fire to reach our goal in life. कई बार कुछ लोग की जो एक्सपीरियंस है, कुछ लोग का जो स्ट्रगल है, सपोज दैट मैंने बहुत लंबे टाइम तक I wanted to become an army officer, but due to some causes I was not made it. नहीं हो पाया, नहीं हुआ. But still I thought कि कोई बात नहीं, आप ऑफिसर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, आप बनाइए ना यार, है ना. तो एक ऑफिसर बनने के बदले अब मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया, आज वो आर्मी ऑफिसर्स है. सो दैट मैटर्स, है ना. खुद नहीं बन पाए तो क्या हुआ, किसी और को बना सकते हैं ना. तो बस ऐसा हुआ. तो यार यहाँ पे भी वही रोल है कि जो बच्चा था अपना चैप्टर में रिचर्ड, वो बड़ा ही ना पिस्ड ऑफ हो गया था. एक ही वर्क, मतलब बटरफ्लाइज कुछ नया नहीं मिल रहा था. तो सडनली उसकी मम्मी एक मोनार्क की बुक लेकर आ गई और उस मोनार्क की बुक में भाई साहब एकदम कमाल गेम पलट के रख दिया, एकदम चेंजेस ला दिए कि कैसे बटरफ्लाई कहाँ जा रही है, शिफ्ट हो रही है. आखिर क्यों वाइसरॉय और मोनार्क में इतना डिफरेंस है, आखिर क्यों मोनार्क को बर्ड अपना शिकार नहीं बनाते. और वो सारी बातें उस बुक में लिखी हुई थी, जिससे उनको एक नया डेफिनेशन मिला साइंस वर्ल्ड का. और उसके बाद तो एक के बाद उन्होंने कमाल किया. और यही वो चीज़ है जो आपके अंदर की चिंगारी को और बढ़ाती है आपके गोल तक पहुंचने के लिए. रिचर्ड वॉज बोर्ड विद बटरफ्लाई, सो हिज मदर बॉट अ बुक, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, to read and enjoy himself. After reading the book, he studied the migration of butterflies and it opened the world of science to him. Truly, some people can be source of inspiration to us because they play the role of catalyst to ignite our inner fire to reach our goal. यानी कि कई बार लाइफ में आपकी ज़िंदगी में कौन किस तरीके से आकर आपकी ज़िंदगी की परिभाषा को बदल जाता है, you never know about it. यानी एक ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है, गेम चेंजर. ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं. हाउ डिड इब्राहिम्स मदर हेल्प्ड हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट. यानी उनकी मम्मा ने रिचर्ड की किस तरह से हेल्प की. तो रिचर्ड की मदर हमेशा उनको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती थी, हर चीज़ के लिए क्या करती थी, पुश करती थी कि यस यू कैन डू इट, यस तुमसे हो पाएगा, तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम बहुत ही अच्छे डायरेक्शन पे चल रहे हो, यू हैव टू कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग. और उनका तरीका था जो भी उनके बच्चे को लर्निंग में चाहिए वो उनको ला कर दे देती थी. जैसे कि कभी ट्रिप्स पे लेके चली गई, टेलीस्कोप ला के दे दिया, माइक्रोस्कोप ला के दे दिया, कैमराज ला के दे दिया, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट, ताकि वो जो अपनी रिसर्च है, अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो कीन नेचर है, उन सबको मेंटेन रख पाए. तो उनकी जो मदर थी उनका बहुत बड़ा रोल था इब्राहिम के करियर में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने तक का सफर. ठीक है भाई. तो मम्मी आना यार सच में बहुत, मतलब मम्मी के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर यार माँ खुद एक गॉडेस से कम नहीं होती है ना. इसीलिए कहते हैं कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके सर पर माँ का हाथ होता है ना, क्योंकि मम्मा का जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है. और यहाँ पे देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि इब्राहिम की जो मदर थी ना, इब्राहिम की मदर, वो हर कोशिश करती थी कि उनके बच्चा किसी चीज़ में पीछे ना रह जाए, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो लाकर दे दिया करती थी. तो ऐसे उनकी मम्मा ने रोल प्ले किया अपने बच्चे को एक महान साइंटिस्ट बनाने के लिए. ठीक है भाई. चलिए
आगे देखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है. अगेन आई हैव टू से बच्चा पार्टी, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. क्या होगी? मेरे ख्याल से 80 से 100 वर्ड्स होते हैं, जहाँ तक मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया और देखा था. उसके अलावा 6 मार्क्स में पूछा जाता है यार ये क्वेश्चन. वंस अगेन आई विल लाइक मेक यू श्योर कि आप लोग वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करें, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, नो योर क्वेश्चंस. आप अपने क्वेश्चन के भाव को समझिए. नो योर क्वेश्चन, ठीक है, पॉजिटिव है. देन फ्रेम योर आंसर, देन फ्रेम योर आंसर. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अकॉर्डिंगली पॉइंट वाइज बना लीजिए. या तो पॉइंट्स में लिख लीजिए, इन पॉइंट्स, या फिर पैराग्राफ में लिख लीजिए. इट्स ऑल योर श्रद्धा, आपकी श्रद्धा के ऊपर है. क्लियर है? चलें आगे. ओके, नाउ इमेजिन रिचर्ड रॉट अ लेटर. रिचर्ड ने अपनी मम्मा को लेटर लिखा when he was studying at Harvard University for motivating him, being a constant source of support throughout his growing up years. Write that gratitude. यानी रिचर्ड जो है वो अपनी मम्मा को एक लेटर लिखना चाहता है. किस लिए? क्योंकि उसकी जो मम्मा रही हैं वो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट उसके जो भी बढ़ती उम्र यानी ग्रोइंग अप की जो उम्र थी, उन सब में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं. सो राइट द लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड एज रिचर्ड. तो वो अब उनको धन्यवाद, थैंकफुल हो रहा है. तो आप अपना जो लेटर है वो ऐसे एंट्री करेंगे. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, 20 सितंबर 1981. मिसेस इब्राइट, रेडिंग, पेंसिल्वेनिया. ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है. ये किसका है? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड द लेटर. ठीक है, ओके. चल आगे देखिए. डियर मम्मा, डियर मॉम, रीडिंग ये जगह है, ठीक है. मिसेस इब्राइट, रीडिंग जगह का नाम है. ओके. डियर मम्मा, इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई हैव रिटन टू यू. आई ओ ऑल माई सक्सेस टू यू. मैं जितना भी कामयाब हूं ये सब आपकी वजह से है. Had you not motivated me and guide me during, अगर आप मुझे मेरे उन बचपन के दिनों में गाइड नहीं करती, मोटिवेट नहीं करती, तो ये सब संभव नहीं होता. It would not have been this place. You are such a beautiful dedicated mother. You never discouraged me. आपने कभी मेरी गलतियों पे मुझे थप्पड़ नहीं मारा. आपने हमेशा मुझे मेरे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, हमेशा प्यार से समझाया. I always found you around me whenever I needed you. जब भी मुझे आपकी ज़रूरत थी, हमेशा मैंने आपको अपने पास ही पाया. Whether it was during school education, the competition held at school, or the hobbies undertaken by me in my childhood. यानी कि चाहे स्कूल की बात हो, किसी साइंस फेयर की बात हो, या फिर किसी हॉबी को मेंटेन करने की बात हो, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. आई रियली ग्रेटफुल, मतलब मैं आपका बहुत ज़्यादा क्या हूँ, मैं आपका आभारी हूँ. मैं हमेशा आपके इस अनकंडीशनल सपोर्ट, आपके इस मोटिवेशन के लिए आपका क्या रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा. आप हमेशा मेरे थ्रू आउट चाइल्डहुड में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया है. ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच मॉम, योर्स लविंग रिचर्ड. तो ये वो बातें थी बच्चे जहाँ पे आप अपनी मम्मा को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं. ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर जाइए, ग्रैटिट्यूड का भाव ज़रूर रखिए. कभी भी मैं वाला घमंड मत लेकर आइए, क्योंकि आई में ईगो झलकता है. आई तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से. Albert Einstein said, the important thing is never stop questioning. Richard was a genius who proved this quote true. Justify. So according to Albert, है ना, वो कहते हैं the important thing is to never stop questioning. यानी कि धुआं वही होता है जहां आग लगी होती है. यानी आपको बुरा भला वही लोग बोलेंगे जो आपकी कामयाबी से
जलते हैं। यानी हर वो व्यक्ति आपको पीछे खींचेगा जो आपकी सक्सेस से जल रहा हो, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तभी तो लोग जल रहे हैं यार, अदरवाइज अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर लोग आपकी बुराई भी नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट धुआं वही लगता है जहाँ धुआं वही निकलता है जहाँ आग लगी होती है। यानी आप सोचिए आप बहुत ग्रो कर रहे हैं तभी तो लोग आपकी बिचिंग कर रहे हैं, तो वैसा ही थॉट है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, यानी अच्छी जो चीज़ होती है उस पर लोग अपनी टिप्पणियां देना बंद नहीं करते, ये ऐसा है, ये पकाऊ है, ये बोरिंग है, ये दिस है, ये दैट है। इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो, क्योंकि अक्सर लोग उन्हीं लोगों से जलते हैं, उन्हीं लोगों की बातें करते हैं जिनसे वो जेलस फील करते हैं, उनकी कामयाबी को देख नहीं पाते। यार ये स्टेटमेंट को रिचर्ड ने बिल्कुल सही प्रूफ किया, कैसे वो देखते हैं। Surely this statement is true in case of Richard, because not even once in the course of the chapter he allowed himself to detach from his work. यानी लोग चाहे जितनी बुराई करें, जितना मूड ऑफ हो जाए, विनर हो विनर नहीं हो, जीता हो नहीं जीता हो, सिर्फ सीखने की उस आदत ने काफ़ी ज़्यादा आगे आपको पुश किया। He very diligently worked toward his achieving his purpose. यानी लगातार अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करते रहे, बिना रुके, बिना किसी की बात सुने, सबको इग्नोर किया। This hard work and undying commitment towards his purpose brought him a lot of laurels and I wrapped in the world. यानी बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा सराहना मिली। He kept working so that he could reach his aim without letting any obstacle come his way. His scientific bent of his mind led him carry on experiments after experiments and reach to full conclusion. यानी कि एक जीत के बाद बैठना नहीं है, क्योंकि कई बार आपकी पहली जीत को लोग तुक्का, किस्मत या फिर आपका फॉर्च्यून का नाम दे देते हैं। तो पहली बार जीतने के बाद बैठिए मत, वापस से जीतने के लिए और डबल मेहनत कीजिए, ताकि आपका वो जो गोल है जब तक वो मिल नहीं जाता। देखो, नंबर 1 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर 1 पर बने रहना सबसे बड़ा टारगेट होता है ना। नंबर 1 तो कोई भी आ सकता है, पर नंबर 1 पर ही बने रहना अपने आप में एक उपलब्धि है, खिताब है। ठीक है, सो इतना क्लियर है बच्चा पार्टी। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है वो रिचर्ड के केस में बहुत ज़्यादा मान्य है, वैलिड है, क्योंकि वो कंटिन्यू अपने उस पर्पस को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे और फाइनली 22 साल की उम्र में उन्होंने वो सारी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली जो एक साइंटिस्ट 40-50 तक भी नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। In his efforts to reach his, he was helped by many people in his journey, especially his mother, whose contribution towards his success cannot be denied. ठीक है यार, तो उनकी मम्मा का एक बहुत बड़ा रोल रहा। Though Richard was a genius himself, but never even once did he stop midway to conclude his work. यानी चाहे जितनी सफलता आ गई हो, उनमें घमंड नहीं आया, वो रुके नहीं, एक एक स्टेप के बाद हौले हौले धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ते गए, अपने अंदर उस सक्सेस को हावी नहीं होने दिया और लगातार एक के बाद जीत हासिल की। दिस शोज इफ वन सेट्स हिज आईज ऑन समथिंग ही विल अचीव इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पाथ इज। यानी एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वो गोल चाहिए, आपको वो अचीव करना है, तो रास्ते में चाहे जितने कांटे बिछाने वाले क्यों ना आ जाए, आपके पैरों में ब्लड, चोट, तकलीफ क्यों ना हो, पर आप उस सफलता तक ज़रूर पहुंचोगे, क्योंकि आपने वो ठान रखा था। तो ये ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा। इमेजिन यू आर रिचर्ड, आपको इमेजिन करना है आप रिचर्ड हैं। You have been invited by Mr. Wire to deliver a short address to students at your erstwhile school. ठीक है, you have been asked to encourage them to take an interest in the study of science and how research science can help the world. Write the short speech. अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पीच लिखनी है, आपको मोटिवेट करना है बच्चों को कि साइंस में क्यों इंटरेस्ट लें, आखिर रिसर्च साइंस की दुनिया कितनी बड़ी है और आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स,
It's an honor to stand among you. Say a few words on how science has changed the life of a man. Don't you think what I'm saying is true? I sincerely feel that the study of science has brought a revolution in the world in terms of progress and growth. Okay? There has been research after research carried on by scientists which has brought the world closer as one unit. Scientific development in one corner of world is affecting every person's life in some way. It's computers, TV, fridge, mobile, airplanes, so on are the product of scientist efforts and labor. यानी आज आपके पास जितनी भी opportunities हैं, उपलब्धियां हैं, आसान है, comfort है, वो इन्हीं सब scientist के efforts का कमाल है. I very honestly feel that every child in his school time should pick up the study of science, which prepares him to face the world with much more confidence. Being a science student, I feel highly blessed to take up the study of science, which has developed me into a sound individual. Thanks, have a great day, good day. यानी कि यार यहाँ पे वो थॉट आ रहा है, मान लीजिए मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ थोड़ा सा, बट आई एम वेरी शाई, आई एम वेरी टिमिड, आई एम वेरी डेलिकेट. मैं 1000 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही, तो ऐसा टॉपर किस काम का, है ना? सो इफ यू आर अ टॉपर एंड यू आर नॉट एक्सप्रेस योर थॉट्स इन पब्लिक, in mob, in front of people, so there is no usage of your topping in the subjects. You have to be confident. आप जब अपने भाव को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसा विक्ट्री किस काम का. सो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन को भी बूस्ट कीजिए और चैप्टर सब्जेक्ट में तो टॉप करना ही है ना. तो यहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा आपको बातें बताई हैं, आपको समझाया है कि साइंस ही वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से ह्यूमन की ज़िंदगी बहुत लग्जरियस, फ्री और इन्वेंटिव, इजी बिजी, कंफर्ट दी गई है. इसीलिए वो आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. ठीक है बच्चा, चलें आगे. चलिए आगे देखिए. रिचर्ड एब्राइट वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट हु गेव अ न्यू थ्योरी टू सेल टू साइंटिफिक वर्ल्ड. यानी ये वो पर्सन है जिन्होंने सेल को एक अलग अंदाज से रिप्रेजेंट किया. रिचर्ड एब्राइट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. फ्लॉक ऑफ यानी ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है, ग्रुप ऑफ, एंड रेज द एग्स ऑफ फीमेल मोनार्क्स. ठीक है. इन एडिशन टू दिस ही ऑल्सो स्टडीड cause of a viral disease that killed all monarch caterpillars. He also tried to find out similarities between viceroy butterfly and monarch. The study of insects' hormones helped him in giving a new theory of life cell. ठीक है, okay बच्चे. So he was able to find the hormone behind the full development of butterfly wings. All these experiments led him to conclude that cells grew from a monarch's wings. यानी जो सेल ग्रो होते हैं वो monarchs के wings से होते हैं. He found that cells would divide and grow into a normal butterfly if they were fed a hormone that was found in gold spot of the monarch. He proved a new theory which formed of blueprint of DNA. The DNA is a substance in the nucleus of cell that controls heredity. It determines the function of cell, yani the form and function of the cell. This DNA is blueprint for life, यानी किसी की भी जिंदगी का जो blueprint है वो DNA आसानी से बता सकता है. The experiments conducted by Ebright employee showed him how to be a successful scientist. In short, ये पूरा जो सफ़र रहा वो बटरफ्लाई से शुरू होकर बटरफ्लाई के सेल वर्क पर ही ओवर हो गया. इसका ये मतलब है आपका कोई भी शौक नहीं होता, वो आपको बहुत आगे तक ले जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज MIQ. ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो मैम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है. आई ट्राई टू गिव यू द फुल
full fledged overview of this chapter. अब कुछ को पसंद आया होगा, कुछ को नहीं पसंद आया होगा यार, तो जिनको पसंद आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पसंद आया अब उनका क्या कर सकते हैं, आई डू नॉट नो, क्योंकि हमारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सबका अपना एक आई फ्रेम होता है, आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे अगली लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। 27 फैब से आपके बोर्ड्स हैं, पहला पेपर इंग्लिश का है, तो लग जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, बाय बाय, एंड कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।